नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। राजधानी दिल्ली, देश का दिल, सत्ता का केंद्र, और उसी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी जिसे दिल्ली को दहलाया जा सके। वैसा ही कुछ किया गया जैसा कि आज से कुछ समय पहले दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने हुआ था। जी हां, पूरी दिल्ली और देश को दहलाने की साजिश थी। अगर दिल्ली पुलिस समय पर कोई एक्शन ना लेती तो शायद आज तस्वीर कुछ वैसी ही होती जैसा डॉक्टर गिरोह ने नवंबर 2025 में किया था। हालांकि पुलिस के द्वारा किए गए पूरे ऑपरेशन में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से। और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी बताया जा रहा है। सवाल सीधा है, क्या देश के अंदर बैठकर फर्जी पहचान के सहारे आतंकी नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था? और क्या दिल्ली किसी बड़ी वारदात के निशाने पर थी? सबसे पहले आपको बताते हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शहजाद, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद मुजीब शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कुल संख्या 8 हो जाती है। इनके पास से कई मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड बरामद किए गए। और जब किसी आतंकी साजिश की जांच में बड़ी संख्या में मोबाइल और सिम कार्ड मिलते हैं तो यह सामान्य बात नहीं होती है। इसका मतलब यह नेटवर्क बेहद बड़ा है, संपर्क कई जगह तक फैले हुए हैं और बात छिपा करके की जा रही थी, यानी कि बातचीत छुप छुपा करके हो रही थी। अब जरा आप ऑपरेशन के लोकेशन को समझिए। तमिलनाडु के उथुकुली, पल्लादम और थिरुमुरुगनपोंडी इलाके, इन कुछ इलाकों से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। बाकियों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है, यानी कि नेटवर्क दक्षिण से पूर्व तक फैला हुआ था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक। दिल्ली में वारदात की साजिश, तमिलनाडु में ठिकाना, पश्चिम बंगाल में संपर्क। क्या यह सिर्फ सहयोग है या सुनियोजित तैयारी? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, यानी आम मजदूर या कर्मचारी बनकर रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, फर्जी पहचान पत्र के सहारे लंबे समय से देश के अंदर रह रहे थे। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाकर वर्षों तक देश के अलग अलग राज्यों में काम करता है और किसी को भनक तक नहीं लगी तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह जाता है, यह सुरक्षा का बड़ा सवाल बन जाता है। अब बात करते हैं उस इनपुट की जिसने इस पूरे ऑपरेशन को ट्रिगर किया है। दिल्ली पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी साजिश रच सकते हैं। उसी के आधार पर छापेमारी की गई और जब छापा पड़ता है तो पता चलता है कि वहां से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और संदिग्ध डिजिटल डेटा बरामद हुआ है। और यह मोबाइल फोन जांच के दायरे में है। अब कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी जा रही है, चैट हिस्ट्री, डेटा का लोकेशन देखा जा रहा है। सब कुछ धीरे धीरे करके खंगाला जा रहा है। और शुरुआती जांच में जो संकेत मिले हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं दोस्तों। कुछ आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कुछ का संपर्क बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से भी सामने आया है। अगर यह कनेक्शन साबित हो जाता है तो यह सिर्फ एक स्थानीय साजिश नहीं रह जाएगी, यह अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का मामला बन सकता है। और सबसे बड़ा खुलासा यह है इसमें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने दिल्ली एआई समिट के दौरान मेट्रो स्टेशन के बाहर फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए हुए थे। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक छोटी सी पोस्टरबाजी थी या माहौल को बड़े स्तर पर भड़काने की कोशिश? जब देश में हाई प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा हो, जब विदेशी प्रतिनिधि मौजूद हो और उसी समय फ्री कश्मीर के पोस्टर लगा दिए जाए तो यह कोई सामान्य सी शरारत नहीं रह जाती, यह एक संदेश देने की कोशिश लगती है। इस पूरे मामले का सबसे डरावना हिस्सा क्या है कि दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि आतंकी लाल किले के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लाल किला देश की पहचान, स्वतंत्रता का प्रतीक, प्रधानमंत्री का भाषण स्थल। अगर यहां किसी साजिश की तैयारी हो रही थी तो यह सिर्फ एक छोटा सा हमला नहीं रह जाता है, यह देश के मनोबल पर हमला होता है। और ना केवल इतना, बल्कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी से समझे
तो यह भी माना जा सकता है कि यह उस आतंकी घटना का पार्ट 2 है जो कि दिल्ली में पिछले साल नवंबर महीने में उमर मोहम्मद ने रची थी, और वो भी लाल किले के ठीक सामने ही रची गई थी, जिसमें कि लगभग 15 लोगों को जान देनी पड़ी थी। हालांकि उमर मोहम्मद और उसके बाकी साथियों को साजिश की इस घटना को और बड़े तरीके से करने के बारे में पता चला था, पर उस समय भी दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उनकी सोच को ध्वस्त किया था, जिसके बाद जल्दबाजी में आतंकी उमर मोहम्मद ने उस घटना को अंजाम दे दिया था। तो अब सवाल यह है कि कहीं ये उसी आतंकी घटना को दोहराए जाने की कोशिश थी, जिससे कि ये लोग अपने पुराने मंसूबे को पूरा ना कर पाने का क्रोध जाहिर कर सकें। हालांकि दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने मिलकर फिलहाल इनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। लेकिन डर की बात यह है कि पिछली बार भी दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक व्यक्ति पुलिस की नजरों से उस बार बच करके निकल गया था, जिसके बाद उसने लाल किले के सामने ब्लास्ट कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसी घटना की तरह कोई आतंकी बच गया हो। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई इनपुट तो नहीं दिया जा रहा है, परंतु इतना तय है कि इस मामले में और लोगों के सम्मिलित होने की बात कंफर्म्ड है, और भी कई अन्य गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था, यानी खतरा बेहद वास्तविक था, सिर्फ कागजों में नहीं। अगर समय रहते गिरफ्तारियां नहीं होती तो आखिरकार होता क्या, आप समझ सकते हो कितना बड़ा और दहशत वाला कार्य होता। क्या दिल्ली पिछली बार की तरह किसी बड़े धमाके की गवाह बन जाती? क्या कोई अन्य संवेदनशील जगह निशाने पर थी? यह सवाल अभी जांच के दायरे में है, लेकिन संकेत गंभीर हैं कि ये लोग कश्मीर के नाम पर बार बार हमारे देश के ऊपर वार करते रहने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब एक और पहलू यह है कि इस केस में एक बांग्लादेशी नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है। यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है, क्योंकि जब भी सीमा पार से जुड़े नाम सामने आते हैं तो अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और स्लीपर सेल का खतरा साथ के साथ सामने आता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में घुसता है, काम करता है, नेटवर्क बनाता है और फिर आतंकी साजिश में शामिल पाया जाता है, तो यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती है। सोशल मीडिया भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आपस में संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे थे। आज का आतंकी नेटवर्क बंद कमरे में बैठकर नहीं बनता, वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फर्जी अकाउंट के जरिए बनाया जाता है। यही वजह है कि डिजिटल फॉरेंसिक इस केस में बेहद अहम रोल निभाने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या यह एक बड़ा मॉड्यूल है जिसका सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा गया है? क्योंकि जब कई राज्यों से गिरफ्तारी हुई, जब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत मिले हैं, तब देश की राजधानी निशाने पर थी। तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि नेटवर्क की जड़ें और गहरी हो सकती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अब रिमांड की तैयारी में है, पूछताछ होगी और पूछताछ में जो सामने आएगा वही इस केस की दिशा तय करेगा। अगर फंडिंग का ट्रेल मिला, अगर हथियार या विस्फोट की योजना का संकेत मिला, अगर और नाम सामने आए, तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह भी समझना जरूरी है कि आतंकी साजिशें हमेशा एक झटके में सामने नहीं आती। पहले पोस्टरबाजी होती है, फिर नेटवर्किंग किए जाते हैं, फिर लोकेशन की रैकी की जाती है और फिर उस लोकेशन को फिक्स करके हमला कर दिया जाता है। अगर फ्री कश्मीर पोस्टर इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे तो यह सिर्फ शुरुआत हो सकती थी देश की राजधानी को निशाना बनाने की। यह हल्की बात नहीं है। यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं होता, यह संदेश होता कि हम कहीं भी घुस सकते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की। अब निगाहें जांच पर है। मोबाइल डेटा क्या कहता है, चैट में क्या कुछ पाया जाता है, क्या कुछ इन्होंने आपस में बातचीत में लिखा, किससे बात हुई, कहां कहां गए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये आरोपी कई शहरों का दौरा कर चुके थे। यह दौरा सिर्फ काम के लिए था या नेटवर्क फैलाने के लिए, यह भी बड़ा सवाल है। यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा होता चला जाएगा। अगर इसमें पाकिस्तान कनेक्शन साबित होता है तो कूटनीतिक स्तर पे भी, डिप्लोमेसी के स्तर पे भी
यह असर डाल देगा। अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जुड़ते हैं तो सीमा सुरक्षा पर भी लगातार सवाल उठेंगे, और अगर दिल्ली में बड़ी वारदात की ठोस योजना सामने आती है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा केस बन जाएगा। कैपिटल टीवी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखे हुए। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह उस खतरे की याद दिलाती है जो देश के भीतर छिपा बैठा रहता है, स्लीपर सेल बन जाता है, फर्जी पहचान रखता है, सोशल मीडिया पर नेटवर्क्स बनाता है और राजधानी पर गंदी नजर डाले रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यह नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है या अभी और चेहरे सामने आने बाकी हैं। जांच अभी जारी है, पूछताछ भी जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है, दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश अब नाकाम हो चुकी है और यह कार्रवाई बताती है कि सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर लगातार बने हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस आतंकी कनेक्शन के बारे में? क्या आप भी इसको उमर मोहम्मद से कनेक्ट करके देख रहे हैं जो पिछली बार दिल्ली में हमें देखने को मिला था? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की हर खबर की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।